संप्रभुता का दो रूप है, एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। जो एकलवादी संप्रभुता है वो परंपरागत संप्रभुता है, कानूनी संप्रभुता है, अद्वैत संप्रभुता है, ये अमर्यादित संप्रभुता है। इसकी 16वीं से 19वीं शताब्दी तक रहा है। उसके बाद यह 20वीं शताब्दी से आधुनिक काल में बहुलवादी संप्रभुता आया। ये आधुनिक संप्रभुता सकारात्मक उदारवाद और लोक कल्याणकारी राज्य के लिए है। कानूनी संप्रभुता के जनक के रूप में बोधा का नाम आता है। समर्थक में हाब्स, ग्रोसियस, बेंथम, हीगल, आइंस्टीन का नाम आता है। कानूनी संप्रभुता अंतिम रूप से आइंस्टीन के नाम से संबंधित है, उन्होंने पूर्व वैज्ञानिक बनाया। कानून संप्रभु का आदेश है, सभी लोग मानते हैं, लेकिन अंतिम रूप से यह कथन आइंस्टीन के नाम से जुड़ा हुआ है। बोधा एक फ्रांसीसी विचारक थे, मध्यकाल के थे। मध्यकाल में फ्रांस में राजा और पोप के बीच संघर्ष चल रहा था और बोधा ने फ्रांस में के राजा में संप्रभुता का रूप देखा। और तो संप्रभुता किसकी देन है? संप्रभुता बोधा की देन है। संप्रभुता किसकी देन है? संप्रभुता धार्मिक युद्धों की देन है। रूसो ने संप्रभु को धर्माध्यक्ष की संज्ञा दिया। बोधा ने फ्रांस के राजा में संप्रभुता देखी। संप्रभुता पे इसी पे उन्होंने अपनी एक परिभाषा भी दिया है, जो कि पिछले भी हमने बताया कि संप्रभुता प्रजाजनों नागरिकों पर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। कानून संप्रभु का आदेश है। लेकिन चूँकि बोधा मध्यकाल में पैदा हुए थे, उनके ऊपर मध्यकाल का प्रभाव था। चर्च पोप को सत्ता मिली तो वह किस तरह से दुरुपयोग किया, सब कुछ कहने के बाद बोधा ने कह दिया कि संप्रभु सुरक्षा, शांति, न्याय व्यवस्था करेगा। संप्रभु किसी को भी दंड दे सकता है। यद्यप संप्रभु स्वयं के बनाए हुए कानूनों से ऊपर तो होगा, लेकिन वह सभी कानूनों से ऊपर नहीं होगा। यहीं पे बोधा ने जो है मध्यकालीन प्रभाव दिखा दिया, यानी कि संप्रभुता को सर्वोच्च नहीं किया। राज्य में मौलिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, प्राकृतिक कानून, शाश्वत कानून, सैनिक कानून के अधीन होगा। राज्य को कानूनों के अधीन कर दिया। साथ ही साथ संप्रभु जनता की सहमति की बना उस पर कर नहीं लगा सकता। बोधा मानता है संपत्ति व्यक्तिगत नहीं परिवार की होती है, इसलिए किसी व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। बोधा के आलोचना करते हुए सेबाइन ने लिखा, मध्यकालीन बोधा न तो मध्यकालीन रहा न तो आधुनिक कालीन हो सका। हाब्स ने सीमित संप्रभु अपने आप में विरोधाभास है, क्योंकि बोधा ने अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाकर संप्रभु को सीमित कर दिया था। हाब्स ने इसका विरोध किया। संप्रभु पर बोधा द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध थे उसे हाब्स ने मुक्त कर दिया और मुक्त करते हुए कहा, राज्य के मौलिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, शाश्वत कानूनों और सैनिक कानूनों से संप्रभु को मुक्त करते हुए संप्रभु को सर्वोच्च बताया। हाब्स ने संप्रभु को चर्च से भी ऊपर रखा। हाब्स ने संप्रभु को अविभाज्य, निरंकुश, असीम, अदेय, अहस्तांतरणीय बताया। और उन्होंने बताया कि संप्रभु कर लगा सकता है, किसी की भी संपत्ति छीन सकता है। प्रजा ने राजा का निर्माण सामाजिक सुरक्षा के लिए किया है। राजा के विरोध का अधिकार देकर जनता को साध्य और राज्य को साधन मान लिया। बेंथम के बारे में, बेंथम इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनकी एक पुस्तक है 1776 में आई, फ्रैगनेंट ऑन गवर्नमेंट। कृत्रिम कानून पर विचार दिया। वैसे भी इन्हें प्राकृतिक शब्द से ही चिढ़ थी बेंथम को, और इन्होंने प्राकृतिक कानून का आधार को चुनौती दिया और
इन्होंने कृत्रिम कानून को अपनाया। बेंथम के अनुयायी थे जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन भी एक न्यायविद थे। उनकी पुस्तक है लेक्चर ऑन ज्यूरिप्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन की पुस्तक है लेक्चर ऑन ज्यूरिप्रूडेंस। इस पुस्तक में उन्होंने कानून संप्रभुता का पूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या किया। जॉन ऑस्टिन कानूनी संप्रभुता को डिफाइन करते हुए इंग्लैंड की संसद को ध्यान में रखकर किया है। और उन्होंने एक वाक्यांश भी दिया कि एक निश्चित व सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने ही समान अन्य किसी व्यक्ति की आज्ञा पालन का आदी न हो, उसकी आज्ञा का पालन समाज स्वतः ही करता हो, वह निश्चित एवं श्रेष्ठ व्यक्ति संप्रभु होगा। उस व्यक्ति सहित संपूर्ण समाज एक राजनीतिक समाज होगा। इस तरह से कानून संप्रभु का आदेश है। कानून एक निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होगा। जॉन ऑस्टिन के ये हैं कथन है, संप्रभु अपने ही समकक्ष किसी की आज्ञा का आदी नहीं होगा। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश। संप्रभु के आदेशों का पालन समाज स्वतः करता है। इस प्रकार ऑस्टिन ने अद्वैत संप्रभुता का आदेश कहा और कानूनी संप्रभुता का आदेश इन्हीं के साथ जुड़ गया और ये वैज्ञानिक व्याख्या की है। इसलिए ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा इन्होंने। आलोचक के रूप में सर हेरनी का नाम आता है और हर्नसा ने ऑस्टिन का दर्शन हवलदारी की गंध आती है जैसे शब्दों से कमेंट्स किया। और लॉर्ड ब्राइस्ट ने कहा ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत आधुनिक संप्रभुता से काफ़ी दूर है। बहुलवादी संप्रभुता का उत्पत्ति 20वीं शताब्दी में आया। राज्य की संप्रभुता और संस्थाओं के साथ मिलकर किया। साम्राज्य वह होता है जो छोटे छोटे समूहों में बटा होता है। आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति जनमत है। जब कोई व्यक्ति किसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपने आप को व्यक्त करता है तो उसके पास एक बड़ा जनमत होता है। लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में माना जाता है आज का समाज बहुलवादी समाज है। यह केवल देश के अंदर ही संगठन नहीं है, अपने देश के बाहर भी हैं, जैसे WHO, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देश के अंदर संगठन के सदस्य देश के लोग हैं और देश के बाहर संगठन के सदस्य कौन हैं? राज्य हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य का भी सदस्य है और उन समूहों का भी सदस्य है। इसलिए व्यक्ति अपनी निष्ठा राज्य के प्रति भी रखता है और इन समूहों के प्रति भी रखता है। जब व्यक्ति की निष्ठा एक से अधिक जगह बट जाती है तो कोई श्रेष्ठ नहीं रह जाता। आज अगर कोई राज्य किसी समूह या संगठन को प्रयास करने का करता है तो व्यक्ति उस समूह के माध्यम से विरोध करता है। संगठन को परेशान करने का प्रयास करता है तो व्यक्ति उस समूह को के माध्यम से विरोध करता है। एकलवादी संप्रभुता अविभाज्य असीमित थी, लेकिन बहुलवादी संप्रभुता का लक्षण एकलवादी संप्रभुता से डिफरेंट है। मार्क्सवाद हो, श्रमिक संघवाद हो, अराजकतावाद हो, ये तीनों चीज़ें संप्रभुता का अंत चाहते थे। लेकिन बहुलवाद जो है वो संप्रभुता का अंत नहीं चाहता है, वो संप्रभुता को सीमित करना चाहता है। बहुलवाद का मानना है राज्य और संघ में कोई अंतर नहीं है। मार्क्सवाद हो, आदर्शवाद हो, मार्क्सवाद हो चाहे आदर्शवाद हो, ये असंघवाद हो, अराजकतावाद हो, ये लोग संप्रभुता को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन बहुलवाद संप्रभुता को सीमित करना चाहता है। बहुलवादी संप्रभुता जो है वो विभाज्यता के सिद्धांत पर विश्वास करती है। बहुलवाद सीमित संप्रभुता में विश्वास करते हैं। बहुलवाद का मानना है राज्य संघों का संघ है।
बहुलवाद राज्य और संघ में समानता बराबरी मानते हैं। कानून इसमें दोनों में अंतर है। राज्य की सदस्यता अनिवार्य है क्योंकि राज्य संघों में श्रेष्ठ है। राज्य के पास बाह्यकारी दंडकारी शक्तियां हैं ताकि वह संघों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित कर सके। राज्य सर्वसमावेशक है या सर्वसमावेशक शक्ति है राज्य के पास। बहुलवादी के जनक के रूप में किसका नाम आता है? बहुलवादी के जनक के रूप में गिरियक और मिटलैंड का नाम आता है। गिरियक जर्मनी के थे, मिटलैंड इंग्लैंड के थे। समर्थक के रूप में विगिस, बार्गर, लास्की, मैकाइवर, लिंडसे, मेज, फॉलेट, GDH कोल बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। गिरियक और मिटलैंड ने तो सभी संघों को अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है और गिरियक और मिटलैंड ने बताया कि सभी संघों का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है। सभी की अपनी चेतना व इच्छा होती है। एक संघ जो चेतना व इच्छा है वह दूसरे संघ की चेतना इच्छा पर निर्भर नहीं करती। अर्थात संप्रभुता को इन संघों द्वारा विभाजित माना जाता है। गिरियक और मिटलैंड का मानना है राज्य और संघ दोनों एक दूसरे की समकक्ष हैं, किसी को कम या ज़्यादा नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन गिरियक मिटलैंड मानते हैं अगर वैधानिक स्थिति से देखा जाए तो राज्य की स्थिति श्रेष्ठ है क्योंकि राज्य अन्य संघों से संतुलन व समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। संप्रभुता राज्य व संघों में विभाजित होती है। गिरियक व मिटलैंड संघों का वास्तविक व्यक्तित्व का वृक्षापोषण किया। फिगिस एक ईसाई विचारक थे। कानूनी संप्रभुता को परंपरागत संप्रभुता को आदरणीय अंधविश्वास कहा। अंधविश्वास वह होता है जिसे तर्क ज्ञान की कसौटी पे कसे बिना आँख मूंद के मानते हैं। धर्म संघों की बात किया, चूँकि ये ईसाई विचारक थे या धार्मिक परंपरा के थे तो स्वाभाविक है उन्होंने जो धर्म संघ होते हैं वे राज्य द्वारा संचालित नहीं होते बल्कि वो स्वमेव संचालित होते हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे बड़ा चर्च और सोपानिक क्रम में लगाया कि वेटिकन सिटी का जो पोप है वो सबसे बड़ा है, जैसा कि पिक्स में दिखाई दे रहा है। लास्की एक समालोचक इंग्लैंड के थे। लोक कल्याणकारी राज्य के जनक के रूप में माने जाते हैं। यदि संप्रभुता संबंधी विचार इन्होंने राजनीतिक शास्त्र से संप्रभुता संबंधी विचार का राजनीतिक शास्त्र से परित्याग कर दिया जाए तो राजनीतिक शास्त्र का एक अस्थायी लाभ होगा। एकलवादी संप्रभुता के सबसे बड़े आलोचक के रूप में लास्की का नाम आता है। राज्य का स्वरूप संघात्मक है अतः सत्ता का भी स्वरूप संघात्मक होना चाहिए, ऐसा लास्की ने कहा है। संघ राज्य से कम प्रभुत्व संपन्न नहीं होते। राज्य सभी संघों को समन्वय स्थापित करता है, जो कि आपने पढ़ा ही है। जो संप्रभुता है वह केवल राष्ट्रीय स्तर पर होती है, नहीं संघों में विभाजित होती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है। निरंकुश संप्रभुता का विचार मानवता के कल्याण के लिए घातक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की प्रसिद्ध पुस्तक है। मैकाइवर क्या थे? कनाडा के समाजशास्त्री थे। मॉडर्न स्टेट इनकी पुस्तक है। राज्य को शक्ति इसलिए दिया गया है ताकि वह समाज की सेवा करे, ऐसा इनके वो सिद्धांत है। शक्ति सेवा का साधन है, उत्पीड़न का नहीं, मैकाइवर ने बताया। इसीलिए उनका मानना है कि सेवाधर्मी राज्य का विचार है, निगमनात्मक राज्य का जो विचार है वो इन्होंने प्रतिपादित किया। मैकाइवर राज्य कानून का शिशु जनक दोनों होता है। राज्य संविधान राज्य का निर्माण कर। मैकाइवर में बता राज्य परंपरा, रीति रिवाज, फैशन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। मैकाइवर ने असीमित संप्रभुता को एक खतरनाक झूठ भी माना। GDH कोल जो थे फिनियनवादी श्रेणी समाजवाद के जनक थे, बहुलवाद के समर्थक थे, सीमित संप्रभुता में विश्वास करते थे और वे दो संसद की बात कही, एक राजनीतिक संसद और एक है आर्थिक संसद।
जबकि हेरनी ने राजनीतिक व सामाजिक संसद की बात कही है। जीडीएच कोल सीमित संप्रभुता में विश्वास करने के कारण बहुलवादी हैं। उनका मानना है संप्रभुता उपभोक्ता उत्पादकों के बीच में बटी होनी चाहिए। लिंडसे ने क्या बोला? राज्य संघों का संघ है, छोटे छोटे संघों से अधिक महत्व देते हैं। लिंडसे कहते हैं कि छोटे छोटे संघों को अधिक एकरूपता होती है, बात सही है, और बड़े संघों की तुलना या छोटे छोटे संघों को स्वायत्त दिया जाए तो आशा है कि वह बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। डिग्बी और क्रैब दोनों कानूनी संप्रभुता के विरोधी हैं और मानकर चलते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश नहीं है, बल्कि संप्रभु का अस्तित्व आने के पहले से कानून विद्यमान था। यहाँ तक कि संप्रभु को लाने का श्रेय कानून को ही जाता है। तो डिग्बी और क्रैब का ये स्टेटमेंट है। डिग्बी कानून सामाजिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर हम ये मानते हैं। क्रैब कहते हैं राज्य का अस्तित्व ही कानून पर निर्भर है, कानून की संप्रभुता ही राज्य मंजूरी करती है। डिग्बी ने यहाँ तक कह दिया कि कानून संप्रभुता संबंधी विचार राजनीति शास्त्र से हटा देना चाहिए।